हेलो एवरीवन। आज हम हैंड हाइजीन ट्रेनिंग मॉड्यूल कवर करेंगे एनएबीएच और डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और हम काफ़ी क्विकली मॉड्यूल को कवर करेंगे ताकि विद इन 10 to 20 मिनट्स आपका जो है सेशन ख़त्म हो जाए। और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्प्लिट कर दूँगी। तो जो है चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है कि कौन ऑडियंस होना चाहिए। तो हैंड हाइजीन हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं उन सबको हैंड हाइजीन आना चाहिए। और बट मेनली जो है डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, हाउसकीपिंग एंड पैरामेडिक्स जो बेसिकली पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए हैंड हाइजीन का स्टैंडर्ड जानना बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और हैंड हाइजीन फॉलो करने का क्या पर्पस है? Purpose is to reduce healthcare associated infections and improve patient safety. Okay. So what is hand hygiene? Let's understand कि hand hygiene क्या है. Hand hygiene is the single most effective way to prevent spread of infections in healthcare facilities. मतलब हैंड हाइजीन जो है अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के रेट को बहुत और बहुत कम कर सकते हो। ठीक है। तो हैंड हाइजीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हैंड हाइजीन का क्या मतलब होता है? अब हैंड हाइजीन मैं कह रही हूँ तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि आप अपने हाथ को कैसे साफ करते हो, उसके स्टेप्स बताए गए हैं एनएबीएच में। ठीक है। उसकी गाइडलाइंस है। और वो गाइडलाइन आपको 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन फॉलो को करने को बोलती हैं। बेसिकली 7 स्टेप में आप अपने हाथ को साफ करते हो। हाथ आप साफ कर सकते हो सोप वाटर यूज़ करके, अल्कोहल बस बेस्ड हैंड रब यूज़ करके या सर्जिकल स्क्रब यूज़ करके। सर्जिकल हैंड स्क्रब जनरली हम लोग ओटी में यूज़ करते हैं या प्रोसीजर करते समय यूज़ करते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि हैंड हाइजीन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो हैंड हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, to protect patient from infections, to protect healthcare workers from cross infection, to reduce healthcare associated infections, to reduce length of hospital stay, and to improve hospital safety, and to meet NABH compliance. तो बेसिकली जो है अगर आप हैंड हाइजीन फॉलो करते हो तो आप जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करते हो। आप पेशेंट्स में इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हो, मतलब पेशेंट इन्फेक्शन का रेट रिड्यूस होता है। उसके सिवा आप जो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो क्रॉस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हॉस्पिटल में जो स्टे होता है पेशेंट का, वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसे इन्फेक्शन किसी तरह का नहीं होता। अगर इन्फेक्शन हो गया तो हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, फिर कॉस्ट बढ़ जाती है और पेशेंट जो होता है वो इरिटेट होने लगता है। ठीक है। तो जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हैंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस को समझें। ठीक है। एनएबीएच लेट्स से इंस्पेक्शन होता है तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हेन डिड यू लास्ट परफॉर्म हैंड हाइजीन, या शो मी 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, टेल मी 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रॉपर रेडी होना चाहिए। ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या है। तो 5 ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट्स होते हैं जब आपको हैंड हाइजीन को फॉलो करना ही करना चाहिए। ठीक है। वो 5 मूवमेंट कौन कौन से हैं? पहला है बिफोर टचिंग अ पेशेंट। तो पेशेंट को हैंडशेक करने से पहले, एग्जामिन करने से पहले या उसकी वाइटल्स चेकिंग के लिए अगर आप जाते हैं तो यू शुड ऑलवेज परफॉर्म हैंड हाइजीन, मतलब 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। ठीक है। फिर दूसरा है कि बिफोर क्लीन एंड एंटीसेप्टिक प्रोसीजर, आप कोई एंटीसेप्टिक प्रोसीजर या कोई प्रोसीजर करने जा रहे हो, जैसे इंजेक्शन लगाने या आईवी हैंडलिंग करने या ड्रेसिंग को चेंज करना है, कैथेटर इंसर्शन करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पहले आप हैंड हाइजीन को फॉलो करो। इसके बाद आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, जैसे आपने ब्लड टच किया या किसी तरह का सिक्रेशन हॉस्पिटल सेटिंग में टच किया, या आपने गंदे लिनेन को यूज़ किया या वेस्ट को टच किया, तो इस तरह की कोई भी चीज़ों को अगर आप टच करते हो जिससे आपको बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर होता है, तो यू शुड परफॉर्म हैंड हाइजीन। ठीक है। मतलब आपको 7 स्टेप्स फॉलो करके हैंड को अपने क्लीन करना है।
ठीक है? आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, किसी पेशेंट को टच करने के लिए, आप टच कब कर सकते हो? या तो एग्ज़ामिनेशन हो कर रहे हो, या आप किसी तरह का वाइटल ले रहे हो पेशेंट का, तो अगर आप पेशेंट को टच करते हो तो हैंड हाइजीन मैंडेटरी है परफ़ॉर्म करना उसके बाद, ठीक है? और 5वां मूवमेंट है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। पेशेंट सराउंडिंग में आप क्या टच कर सकते हो? बेड टच कर सकते हो, बेड रेल टच कर सकते हो, बेड साइड की टेबल टच कर सकते हो, चार्ट्स टच कर सकते हो, इक्विपमेंट टच कर सकते हो। तो if you have touched all these surroundings, then please perform hand hygiene. Okay. Now, what is the method of hand hygiene? अल्कोहल बेस्ड रब यूज कर सकते हो आप, या आप सोप वाटर से वॉश कर सकते हो, या सर्जिकल हैंड रब से अपने आप को, अपने हाथ को क्लीन कर सकते हो, ठीक है? तो अल्कोहल जो बेस्ड रब होता है वो तब यूज़ करते हैं जब आपका हाथ जो है बहुत गंदा ना हो, मतलब दिख ना रहा हो गंदगी। विजिबली सॉइल मतलब विजिबली दिख ना रहा हो, ठीक है? क्विक डिसइंफेक्शन 20 से 30 20 टू 30 सेकंड अगर आपको यूज़ के अंदर डिसइंफेक्ट करना है अपना हाथ, तो यू शुड यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। एंड बिफोर एंड आफ्टर ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स डजंट इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ओके। एडवांटेजेस क्या है कि ये फास्ट होता है, ये 99.9% जर्म्स को क्लीन कर देता है अगर आप प्रॉपर फॉलो करो, और आपको कंप्लायंस में मदद करता है, ठीक है? अब आप हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, अगर आपके हाथ विजिबली गंदे हैं तो यू शुड गो फॉर सोप एंड वाटर। आपको हाथ जो होता है वो साबुन और पानी से धुलना होता है, ठीक है? या आप टॉयलेट यूज़ किया है, या आपने किसी कंटामिनेटेड मटेरियल के कांटेक्ट में आए हैं, या आपने खाने जा रहे हैं आप खाने से पहले, एंड आफ्टर स्पिलेज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ब्लड और बॉडी फ्लूइड, तो इनके बाद हैंड वॉशिंग जो होता है वो सोप एंड वाटर से ही करते हैं। ओके। फिर सर्जिकल हैंड स्क्रब कब यूज करते हैं? व्हेन यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी थिंग इन ओटी और माइनर ओटी, or you are doing any sterile procedure, then you should perform hand hygiene using surgical hand scrub. Okay, duration is 3 to 5 minutes and technique is from finger to elbow you should be performing all sides. Okay, कुछ भी मतलब कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए हाथ से एल्बो तक। अब स्टेप्स क्या हैं आपके? 7 स्टेप्स हैं जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेने हैं, मतलब बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है? इसमें 40 से 60 सेकंड तक लगता है। सोप और वाटर का यूज़ करके अगर आप कर रहे हो, या आप हैंड रब भी कर रहे हो, तो पहले पाम टू पाम करते हैं, फिर राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम एंड लेफ्ट पाम ओवर राइट डॉर्सम करके अल्टरनेटिवली करके सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं। फिर थर्ड स्टेप हम फॉलो करते हैं पाम टू पाम विद इंटरलेस्ड फिंगर्स, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है? पाम टू पाम विथ इंटरलेस्ड फिंगर्स, देन बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिट पाम, इस तरह से करते हैं, ठीक है? फिर जो है रोटेशनल रबिंग ऑफ थंब, इस तरह से करते हैं रोटेशनल रबिंग ऑफ थंब, ठीक है? फिर उसके बाद रोटेशनल रबिंग ऑफ फिंगर टिप ऑन पाम, रोटेशनल रबिंग ऑफ फिंगर टिप ऑन पाम, एंड देन रिस्ट, राइट रिस्ट से लेफ्ट, राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट और लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट, राइट? ऐसे करके हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो ये पूरे स्टेप्स हैं जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट हो जाने चाहिए। ये मेरा छोटा सा इन्फोग्राफिक है जो आप देख सकते हो, जिसमें आप विजिबली भी देख सकते हो कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है? पाम टू पाम, देन रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स, देन पाम टू पाम विथ फिंगर interlace, then back of finger in opposing palm with finger interlocked, then rub thumb, then fingertips and then wrist, इस तरह से प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं। ये 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन है जो आप सबको याद होना चाहिए। इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे सीखेंगे कि और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें फ़ॉलो करनी है हैंड हाइजीन में, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं, कुछ पोर्शन छूटा हुआ है जो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगी। थैंक्स। तो हम अपने ट्रेनिंग को हैंड हाइजीन की कंटिन्यू करते हैं और 6 स्टेप पे आते हैं। टोटल मेरे 11 स्टेप्स हैं। तो मैं 6 पॉइंट पे आती हूँ। व्हेन नॉट टू यूज़ अल्कोहल रब, आपको कब अल्कोहल रब को नहीं यूज़ करना है बल्कि सोप एंड वाटर यूज़ करना है। अगर आपका हैंड विजिबली सॉइल्ड है, या हैंड का कंटामिनेशन हो चुका है बिकॉज़ यू टच्ड सम बॉडी फ्लूइड्स, जैसे वॉमिट या
यूरिन पास कर दिया पेशेंट ने या किसी तरह का ब्लड स्पिल हो गया, उस तरह की चीज़ों को अगर आपने छुआ तो आपको अल्कोहल बेस्ड रब नहीं यूज़ करना है, बल्कि प्रॉपर सोप एंड वाटर यूज़ करके 7 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। उसके बाद अगर आपने रेस्टरूम यूज़ किया है या आपका एक्सपोज़र जो है वो क्लोस क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल से हुआ है या नोरोवायरस का आउटब्रेक है, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट है तो आप जो है अल्कोहल बेस्ड रब को नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि आप सोप और वाटर को यूज़ करेंगे और 7 स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है? यूज़ ऑफ ग्लव डज़ नॉट रिप्लेस हैंड हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप सिर्फ ग्लव यूज़ कर रहे हो तो डोंट थिंक कि यू शुड नॉट परफॉर्म हैंड हाइजीन। आपको हैंड हाइजीन करना ही करना है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि ग्लव्स में माइक्रो टीयर्स हो सकते हैं या डॉनिंग और डफिंग के समय कंटामिनेशन हुआ हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बिफोर वियरिंग ग्लव्स या आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स यू शुड परफॉर्म हैंड हाइजीन। मतलब ग्लव्स को पहनने से पहले भी हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, और ग्लव्स को जब आपने रिमूव कर दिया है उसके बाद भी आपको हैंड हाइजीन को परफॉर्म करना है यूजिंग 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। ओके। जनरली कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं हैंड हाइजीन में? नॉट कवरिंग ऑल द हैंड सरफेस, मतलब हाथ के सभी हिस्सों को प्रॉपरली कवर ना करना। ठीक है? रशिंग टू द प्रोसेस, 20 सेकंड से कम देर में अपना हाथ को क्लीन कर लेना। ठीक है? यूजिंग टू लिटिल ABHR, मतलब अगर आप सैनिटाइजर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं और उससे आपका पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा है, तो ये भी एक मिस्टेक है। और आपको जब एडिक्वेट क्वांटिटी में सैनिटाइजर को यूज़ करके अपना प्रॉपर 7 स्टेप्स के थ्रू आपको हैंड क्लीन करना है। ठीक है? टचिंग सर्फेसेस इमीडिएटली आफ्टर क्लीनिंग हैंड, जैसे आपने हैंड क्लीन किया और आपने किसी सरफेस को टच कर दिया तो हैंड हाइजीन वेस्ट हो गया। ठीक है? रिमूविंग रिंग्स, ज्वेलरी, लॉन्ग नेल, जनरली लॉन्ग नेल नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्शन का सोर्स होता है। और ज्वेलरी वगैरह आपने अगर नहीं रिमूव किया है, है ही आपके बॉडी पे, मतलब हाथ पे, तो वो भी इन्फेक्शन का कॉज होता है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई भी प्रोसीजर या कुछ इस तरह का कर रहे हो जिसमें हम क्लिनिकल काम कर रहे हो, तो हमें किसी तरह की ज्वेलरी अपने हाथ में नहीं पहननी चाहिए। ठीक है? वेयरिंग वॉचेस ड्यूरिंग प्रोसीजर, दैट इज अ मिस्टेक। यू शुड नॉट वियर वॉचेस ड्यूरिंग प्रोसीजर। ओके। तो NABH ऑडिटर आपसे क्या-क्या पूछ सकता है? नेल लेंथ पूछ सकता है, आर्टिफिशियल नेल्स अगर आपने लगाए हैं तो वो चेक कर सकता है, और रिंग्स, बैंगल्स अगर क्लिनिकल एरिया में आपने पहना है तो वो भी चेक कर सकता है, क्योंकि ये सब नहीं रिकमेंडेड है, ये मिस्टेक्स हैं। ठीक है? फिर 9वें पॉइंट पे आते हैं कि हैंड हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है किसी हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में आपके हैंड वॉशिंग पॉइंट होने चाहिए, वो हर एरिया में होने चाहिए। जितने भी आपके क्लिनिकल एरियाज़ हैं उनमें हैंड वॉशिंग पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। पेशेंट केयर एरियाज़ के पास हैंड वॉशिंग का पॉइंट होना है। आइसोलेशन रूम्स में हैंड वॉशिंग के पॉइंट्स होने हैं, और जितने भी OT एंट्रेंसेस हैं वहाँ पे हैंड वॉशिंग का पॉइंट होना मस्ट है। ठीक है? अल्कोहल बेस्ड डिस्पेंसर क्या होता है? वो पॉइंट ऑफ केयर के पास, मतलब बेड साइड के बगल में होना चाहिए, OPD रूम्स में होना चाहिए, प्रोसीजर रूम्स में होना चाहिए और नर्सिंग स्टेशंस पे होना चाहिए। ठीक है? हैंड हाइजीन पोस्टर डिस्प्ले, जितने भी सिंक हैं सबके ऊपर होना चाहिए। ABHR डिस्पेंसर्स के पास होना चाहिए और ऑल स्टाफ एरिया में भी होना चाहिए। कंज्यूमेबल्स, रनिंग वाटर, सोप सॉल्यूशन, डिस्पोजेबल टिश्यूज एंड ABHR रिफिल्स, ये सारे कंज्यूमेबल्स हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है? 10th पॉइंट इज़ हैंड हाइजीन ऑडिट एंड मॉनिटरिंग। तो इंटरनल हमें ऑडिट करना चाहिए और हमारा जो ऑडिटर आता है वो भी चेक कर सकता है। तो ऑडिटर्स क्या-क्या चेक कर सकता है कि आपके पास अल्कोहल बेस्ड हैंड रब अवेलेबल है कि नहीं, स्टाफ हैंड हाइजीन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, कॉम्प्लायंस परसेंटेज कितना है और HAI रेट कोरिलेशन कितना है। तो ये कुछ डेटा होता है जो निकल सकता है। ठीक है? इंटरनल ऑडिट्स में आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, चेकलिस्ट लगवा सकते हो, मंथली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट निकलवा सकते हो या सरप्राइज़ राउंड ले सकते हैं। तो ये सब इंटरनल ऑडिट करने के तरीके हैं। ठीक है? अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है इन्फेक्शन रिस्क व्हेन हैंड हाइजीन इज़ मिस्ड। क्या-क्या इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने हैंड हाइजीन नहीं परफॉर्म किया? पहला, आपको सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन हो सकता है, कैथेटर रिलेटेड UTIs पेशेंट्स को हो सकते हैं। ठीक है? सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये
सारे इन्फेक्शन जो है पॉसिबल हैं अगर हैंड हाइजीन को नहीं फॉलो किया गया है तो, ठीक है? हैंड हाइजीन करने से क्या होता है, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होता है, आउटब्रेक नहीं होता आईसीयू में, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं इंक्रीज़ होता है। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होता है तो पेशेंट जल्दी और जल्दी ठीक होता है और उसका हॉस्पिटल स्टे कम से कम होता है, और ये हॉस्पिटल की रेपुटेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हैंड हाइजीन फॉलो करें, और इसका प्रॉपर नॉलेज सारे नर्सिंग को, ओटी स्टाफ को, डॉक्टर्स को, मेडिकल ड्यूटी ऑफिसर्स को और हाउसकीपिंग को हो, और वो लोग इसको प्रॉपर फॉलो करें ताकि एक हॉस्पिटल में कम से कम इन्फेक्शन हो और हॉस्पिटल का आउटपुट और ज़्यादा अच्छा हो पाए। तो इसकी इम्पोर्टेंस को आप सबको समझना है। अगर हॉस्पिटल अच्छा करेगा तो आप भी अच्छा करोगे और आपका करियर भी अच्छा होता जाएगा। ठीक है? तो हमें ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है, आप कुछ मॉडिफ़िकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको इंक्लूड करूँ और वीडियोज़ को अपडेट कर दूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर सकें हम लोग। ठीक है? अब हम क्लोज़ करते हैं ये सेशन, और जो है हम होप करते हैं कि आप सारे लोग हैंड हाइजीन को फ़ॉलो करोगे अपने हॉस्पिटल सेटिंग में। थैंक यू सो मच।